डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बलराम है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। पेशे से मैं क्या करता हूं आपको सही से समझा नहीं सकता। आप कह सकते हैं कि मैं एक खोजी हूं जो खोज करता हूं। अब आपका सवाल होगा, मैं किस चीज की खोज करता हूं? समझ लीजिए कि अगर आप कुछ भी कीमत देने को तैयार हैं, मैं आपके लिए उस चीज को खोज सकता हूं जो आप चाहते हैं, चाहे वो लीगल चीज हो या इलीगल चीज हो। देश के बड़े बड़े उद्योगपति मुझसे यह काम करवाते हैं। किसी इंसान की जानकारी ढूंढ कर निकालना या किसी जानवर को ढूंढ कर निकालना, मैं हर एक काम करने को तैयार हो जाता हूं। बस मुझे चाहिए होती है एक कीमत। अगर आपके पास वो कीमत देने की क्षमता है तो आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं उस चीज का जो आपको चाहिए, और मैं आपके लिए उसकी तलाश करता हूं, चाहे वो देश में हो या विदेश में। मैं अपनी जानकारी जुटाता हूं और आपके लिए वो चीज ढूंढ कर लेकर आता हूं। मैं लोगों के लिए ऐसे कई काम कर चुका हूं, इसीलिए देश में मेरी पहचान है। आम लोगों के लिए नहीं, वो अमीर लोगों के लिए जो ऐसी चीजों की तलाश करते ही रहते हैं। किसी की भी जानकारी जुटा सकता हूं, मैं एक जासूस बन जाता हूं। खजाने को ढूंढने के लिए जाऊं तो मैं ट्रेजर हंटर बन जाता हूं। किसी का पीछा करना हो तो मैं पीछा करने वाला वो साधारण भिखारी बन जाता हूं। मुझे कीमत दीजिए, मैं काम करने को तैयार हूं। इस बार भी मुझे एक ऐसा अजीब सा काम मिला था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। एक बड़े उद्योगपति के बेटे ने एक खास फरमाइश मुझे डाली थी। उसके पास एक पुराना कागज हाथ लगा था, एंटीक कागज, और उसमें एक छोटा सा नक्शा बना हुआ था। वो जानना चाहता था क्या ये नक्शा सच में कोई खास चीज का है। उस नक्शे में नीचे एक शब्द लिखा हुआ था, मुर्दा वेताल और उसका खजाना। वो कागज देखने में 100 से 200 साल पुराना लग रहा था, लेकिन यह भी तो हो सकता है किसी ने जानबूझकर उस कागज को ऐसा बनाया हो। लेकिन उस उद्योगपति के बेटे को लग रहा था कि यह उसकी किस्मत है कि उसे एंटीक चीजों में यह कागज भी मिला। डरपोक था, ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहता था, और उसके पिता के पास बहुत ज्यादा रुपए थे, तो कीमत खर्च करके वो कागज मुझ तक पहुंचाया गया। और वो आदमी जानना चाहता था क्या सच में वहां पर कोई खजाना है। अगर आप मुझे कीमत चुका सकते हैं तो मैं आपके लिए भूतों, प्रेतों, चुड़ैलों तक को ढूंढने को तैयार हो जाता हूं। लेकिन ये आप पर है कि वो चीज वहां पर मौजूद है या नहीं। मैं जानकारी लेकर आता हूं, और हर बार जानकारी आपके काम की नहीं होती, लेकिन मैं पूरी जानकारी लेकर आता हूं, कभी भी अधूरी जानकारी लेकर नहीं आता। मुझे बड़ी कीमत मिलने वाली थी, इसीलिए मैं वो काम करने को तैयार हो गया। वो जो नक्शा था दक्षिण भारत के आगे कुछ टापू बने हुए हैं, वहां का था। ऐसे टापू जहां पर किसी का आना जाना नहीं होता, वहां पर इंसान नहीं रहते। वहां के एक ऐसे टापू पर मुर्दा वेताल का खजाना मौजूद है। ये उस पुराने कागज में लिखा हुआ था, और उसे ढूंढने के लिए अपने 2 साथियों के साथ मैं दक्षिण भारत पहुंच गया, और वहां से एक बड़ी सी बोट लेकर उस टापू तक पहुंचना कितना मुश्किल भरा था, ये आप मुझसे पूछिए। मेरे 2 साथी वो लहरों में कई बार वो बोट से उतरने तक को तैयार हो गए थे। वो कह रहे थे, नहीं, उस टापू तक पहुंचना असंभव के समान है। कई टापुओं के बीच बना हुआ वो टापू, जैसे ही हम उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं,
लहरें हमें धकेल कर दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो समंदर हमें वहां पहुंचाना ही नहीं चाहता। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा था, हो सकता है उस टापू पर असल में कोई मुर्दा वेताल मौजूद हो। जब मैं आसाम की पहाड़ियों में एक ऐसा ही ट्रेजर हंट करने के लिए गया था, वहां मेरा सामना एक ऐसी चुड़ैल से हुआ था जो पिघल सकती थी, बिल्कुल पानी के समान। पिघल जाती, जमीन में चली जाती, फिर निकलती और हमला करती। मेरे 5 साथी घायल हुए थे, लेकिन मैंने उसका मुकाबला किया क्योंकि मेरे पास तरकीब थी, मेरे पास जानकारी थी। मैं उन किताबों को भी पढ़ता था जिसमें बताया गया था ऐसी चुड़ैलें ऐसी जगह पर मौजूद होती हैं। मैंने उसका मुकाबला किया और उसके बाद वो कभी नजर नहीं आई, ना मुझे ना किसी और को। यहां भी इस टापू के करीब ये लहरें जिस तरह से हमें धकेल रही हैं, एक बार मन में शंका पैदा हो रही थी। हो सकता है ये किसी ताकत का कमाल हो। वैसे भी इस टापू पर कोई आता जाता नहीं। इंसानों का यहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहां पर इस टापू का कोई तट नहीं है जहां पर नाव लगाकर आसानी से रेत पर चलते चलते आप उस टापू पर पहुंच पाएं। पानी से लगभग 15 फुट ऊंचा वो टापू था। चाहे उस टापू के इर्द गिर्द जितने भी चक्कर लगाओ, हमें कोई कोना नहीं मिलता जिससे हम उसके ऊपर चढ़ पाएं। और ये जो टापू था लगभग 60 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर ही लंबा था। उसके बीच कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा महल, कोई पुरानी सभ्यता। हो सकता है सरकार ने यहाँ पर कभी ना कभी किसी तरह लोगों को भेजा हो जानने के लिए। हो सकता है कोई यहाँ पर आया ही ना हो। प्राचीन काल का कोई खजाना यहाँ पर दफन हो। मैं कीमत ले चुका हूँ। अगर मुझे यहाँ पर खजाना मिलता भी है तो ये उस अमीर आदमी का होगा। मुझे तो बस उतनी ही कीमत मिलेगी। इसे कहते हैं ईमानदारी। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। अगर कुछ नहीं मिला उसे कीमत तब भी देनी होगी। अगर यहाँ अरबों का खजाना मिल गया उसे कीमत तब भी उतनी ही देनी होगी, लेकिन ये खजाना उसका होगा। मेरे साथ मेरे 2 साथी थे। एक अशोक जो बोला, हम किसी भी कोने पर रुक लेते हैं ना, ऊपर चढ़ेंगे, 15-20 फुट ही तो है और कोई ना कोई रास्ता तो मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। कुछ समय तक मेरा वो साथी थोड़ा दिमाग लगाता रहा। उसका यही काम है, रास्ता ढूंढना। और उसने रास्ता ढूंढा। सामने की तरफ इशारा करके कहने लगा, वो देखो, पेड़ जमीन के पास लगे हुए हैं, पानी को छूते हुए। यहीं पर कोई ना कोई रास्ता होगा। यहाँ अगर कुछ है, किसी ने कोई नक्शा बनाया है, इसका मतलब यहाँ पर कोई आया तो होगा। अगर कागज़ देखने में 100 से 150 साल पुराना लग रहा है तो 150 सालों में इतनी जल्दी कोई रास्ता खराब नहीं होता। चलो उन पेड़ों की तरफ, यकीनन पेड़ों के पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा। जैसे ही हम उन पेड़ों के पास पहुंचे, वहां पर बड़ी बड़ी बेलें लगी हुई। वो बेलों के पास कंटीले पौधे लगे हुए, जिनको हटाते हुए हमने नीचे वाली वो सुरंग को देखा। वो सुरंग पानी को छूती हुई ऊपर की तरफ जा रही और वहां पर तो सीढ़ियां बनी हुई। कोई इस रास्ते को पहचान ही नहीं सकता था। लेकिन मेरा साथी ऐसा ही है, उसे आप जंगल के बीच में छोड़ दो, वो तो वहां से भी रास्ता ढूंढ निकालेगा। कई बार वो जंगल में जा चुका है। ऐसा ही है, जिंदा बचकर हर बार वापस आ जाता है। इस बार भी उसने रास्ता ढूंढ निकाला। बड़ा आसान सा रास्ता। सीढ़ियां चढ़कर वो बड़े बड़े बैग लेकर हम ऊपर की तरफ जा रहे और नीचे मेरे दूसरे साथी रमन ने वो बोट को एक तरफ बांध दिया ताकि जब हम यहां से निकलें तो हमें निकलने में आसानी हो। सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर पहुंच चुके थे। घने पेड़ थे, झाड़ियां। ऐसा लग रहा था यहां पर दशकों से कोई नहीं आया। ऐसे ऐसे पेड़ नजर आ रहे थे जो पेड़ों को हम पहचान नहीं पा रहे। तब अशोक ने कहा था, मजा आ गया। चाहे यहां पर कोई भी मुर्दा वेताल का खजाना मिले या ना मिले, लेकिन मुझे तो ये खजाना लग रहा है। ऐसे ऐसे पेड़, इन पेड़ों की लकड़ी को काट कर लेकर जाऊंगा, फिर पहचान होगी ये लकड़ी कौन सी है। महंगी भी हो सकती है। मैंने ये पत्तों को पहले कभी नहीं देखा। नीचे से रमन बोल पड़ा, जो काम करने आए हैं पहले हम वो काम करेंगे, बाद में कभी तुम आ जाना। अब तुम्हें जगह तो मिल गई है ना, अपने लिए खजाना ढूंढने के लिए आना तुम। अब ये काम उसके लिए कर रहे हैं, वो उद्योगपति के लिए।
चलो चलो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओ, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। वैसे भी दोपहर का वक्त तो यहाँ पहुँचने में हो गया, कब शाम हो जाएगी पता नहीं चलेगा। पेड़ पौधे इतने ऊंचे हैं कि नीचे तक अच्छे से रोशनी आ नहीं रही। अंधेरा होने से पहले यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। तो जगह ढूंढ लो जहाँ पर हम छिप सकते हैं, रुक सकते हैं। फिर नक्शे का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके के हिसाब से वो जगह कहाँ पर हो सकती है। सही तरीके से बताया तो नहीं गया है। पत्थर, किले, नोक, कांटे क्या बनाया गया है इस नक्शे में? मैंने अपने दोनों साथियों को कहा, यार तुम झगड़ा करना बंद करो ना। देखो जब काम पर आए हो तो झगड़ा नहीं होगा, बाद में लड़ो मरो जो मर्जी करो, यहाँ पर इकट्ठे काम करना होगा, झगड़ा नहीं होगा। दोनों मुंह फुलाए एक साथ मेरे साथ चल रहे। आगे बढ़ते बढ़ते हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पर हम रुक पाते, वहाँ रात गुजारते और सुबह से शुरू हो जाते जगह को ढूंढने के लिए, पहचान करने के लिए। और सबसे आसान तरीका जो हम ढूंढते हैं वो है सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढना। जैसे ही सबसे ऊंचे पेड़ पर हम चढ़ जाते हैं, उसके बाद ढूंढते हैं कितनी दूर तक ये टापू यहाँ बना हुआ है ताकि हर कोने तक पहुँच सके। और उसके बाद यहाँ पर कोई वेताल, मुर्दा वेताल मौजूद है या नहीं, उसका पता लगाना होगा। थोड़ा चलने के बाद कुछ घंटे हम इस जंगल में बिता चुके थे। यहाँ पर अजीबोगरीब जानवर थे, लेकिन हमें उन जानवरों के बिल्कुल बीच में एक छोटी सी गुफा मिल गई। ये जैसे कुछ पेड़ों के मुड़ने के कारण बनी हुई गुफा थी। ज़्यादा अंदर तक तो नहीं थी, लेकिन हम 3 लोग वहाँ आसानी से रात गुजार सकते थे और आगे की तरफ हम आग जला देते। हमने आग जलाने की कोशिश की, ज़ोर ज़ोर से उस लकड़ी को घिसना शुरू कर दिया। भले ही हम लाइटर लेकर आए थे, लेकिन अशोक का मानना था जब भी हम जंगल में जाएंगे वहाँ की लकड़ी से ही आग जलाएंगे ताकि कभी फटक जाएं, हमारे पास कोई चीज़ ना हो तो हम ऐसा काम करने को पहले से तैयार हों। 45 मिनट लगा दिए आग लगाने में उसने, 45 मिनट। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा, लेकिन उसकी बातें भी तो सही थी। मुश्किल में फंसे तो यही तरीका अपनाना होगा। आग उसने जलाई, लकड़ियाँ गीली थीं। सूखी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए हमें आसपास घूमना फिरना पड़ रहा था। घुप अंधेरा था। थोड़ी सी आग जिससे हम आसपास से सूखी लकड़ियाँ ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे, लकड़ियाँ मिल नहीं रही। अचानक पत्तों के और टहनियों के हिलने की आवाज़ आई। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई घात लगा रहा हो। मैंने अपने साथियों को आवाज़ लगाई, इधर आओ इधर आओ, मुझे लगता है यहाँ कोई और है। ये पैरों की आवाज़ थी, हो सकता है किसी जानवर के पैरों की आवाज़ है। जल्दी से पास पास आ जाओ और भालों को हाथ में ले लो। मैं रिवॉल्वर को निकाल चुका हूँ। कहीं भी तुम्हें कोई जानवर नज़र आया तो मुझे बताना। और तुम दोनों की रिवॉल्वर, तुम्हें कहा था ना बैग से निकाल लो। जंगल में पहुँचते ही रिवॉल्वर हाथ में होनी चाहिए, राइफल हाथ में होनी चाहिए। ये क्या भाले लेकर क्या करोगे? अब भाले पकड़े रहो, बैग से हथियार और निकाल नहीं सकते। हम इधर उधर झांक रहे, तभी अचानक हमें लगा हमें उस गुफा में घुस जाना चाहिए। ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। हम उस गुफा में अंदर की तरफ हो गए। रिवॉल्वर मैंने आगे की तरफ की हुई थी। अचानक जैसे झाड़ियों को चीरता हुआ एक आदमी सामने आया। उसके हाथ में भाला था। मैं भी गोली चलाने ही वाला था। वो एक तरफ मुड़ा और उसके बाद भाले को अंदर की तरफ दिखा रहा और फिर कहने लगा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अपने बारे में बताओ, वरना मैं इस भाले का वार करूँगा और तुम्हारी इस पिस्तौल का कोई असर नहीं होने वाला। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ। उसकी यह बात सुनकर पहले पहले मैं डरा था, फिर थोड़ी सी शांति का एहसास हुआ। अरे इस टापू पर तो इंसान मौजूद हैं। हो सकता है ये कबीले वाले हों, यहाँ पर रहते हों, यानी इनसे बात करनी होगी। काम थोड़ा सा तो आसान हो गया। मैंने अपना जवाब उसे दिया, देखो क्या तुमसे बात हो सकती है? मैंने रिवॉल्वर नीचे कर ली है, तुम भी भाले को नीचे करो। देखो हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेंगे, मैं भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसने भाला नीचे नहीं किया, लेकिन मैंने बंदूक नीचे की और मैंने उसे कहा, देखो तुम सामने आ सकते हो, मैं वार नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। वो आदमी सामने आया। उसके कपड़े बेहद अजीब थे।
साफ साफ लग रहा वो कोई कबीले वाला आदमी है। बालों के ऊपर कुछ सफेद सा गोंद लगाया हुआ। बाकी जानवरों की खाल उसने पहन रखी थी, कई पंछियों के पंख सर पर लगाए हुए। भाले की नोक बिल्कुल मेरे सर की तरफ करते हुए कहने लगा, तुम पागल हो? मुझे लगा यहाँ पर कोई जानवर आ गया है। ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे जानवर हैं जो देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं और हम पर हमला करते हैं, लेकिन बात नहीं करते। मैं पहले हमला करने वाला था। देखो, अब मैं भाले को नीचे करने वाला हूँ। अपने दो साथियों को कहो, भाले को नीचे करें। हमें एक दूसरे का खून नहीं बहाना है। हमारे सिवा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, ध्यान रखना होगा। मेरे साथियों ने भाले नीचे कर लिए, जिसके बाद वो आदमी हमें खींचता हुआ बाहर की तरफ निकाल रहा था। हम चारों वहां पर खड़े। मैंने सबसे पहले उस आदमी से सवाल पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम भी यहाँ पर कोई खास काम के लिए आए हो या तुम यहीं पर रहते हो? उसने कहा, यह हमारा घर है। हम यहीं पर कब से रहते आए हैं और अब भी रहेंगे, आगे भी रहते रहेंगे। मैं उसको उकसाना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए, मैं वो नहीं कह रहा था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि यहाँ पर कोई कब्जा होगा वगैरह। मैं कह रहा हूँ कि क्या आप यहाँ के रहने वाले हैं? ये एक जानकारी के रूप में सवाल था। उसने कहा, हाँ, ये हमारा घर है। फिर उसने सवाल पूछा, अब तुम जवाब दो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छिप क्यों रहे थे? क्या करने आए हो? उसने कई सारे सवाल दागे थे और मैंने पास में बैठकर धीरे धीरे उसे जवाब दिए। देखो, हम सरकारी तौर पर आए हैं, बस निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए क्या यह जगह रहने के लायक है, यहाँ पर कोई जानवर रहता है या नहीं। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर इंसान भी रहते हैं। तुम्हारा कांटेक्ट बाहर के लोगों से हुआ है या नहीं? उसने ना में जवाब दिया। यानी इस टापू पर रहने वाले लोग हमारे देश के अन्य लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। हो सकता है यहाँ पर वो किसी को आने जाने भी ना दे। मैं अपने बारे में बता रहा था कि मैं सरकारी अधिकारी हूँ और यहाँ बस निरीक्षण करने के लिए आए हैं। कुछ जानकारी है जो बाहर हमें मिली है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी काम की हैं। बस उसकी जानकारी इकट्ठी करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुम यहाँ पर अकेले हो या तुम्हारे कोई साथी भी हैं? कितने लोग हैं? वो इशारा करके कहने लगा, चलो मेरे साथ चलो, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ रुकना बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने उसे कहा, हमारे पास हथियार हैं, आग जला रखी है, तुम्हें भी इस गुफा में रुक जाना चाहिए। सुबह हम सफ़र करेंगे। ऐसे जंगल के बारे में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो तुम भी हमारे साथ रुको। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, जिस भी जंगल के बारे में तुम जानते हो, यहाँ पर वो जानकारी काम नहीं आएगी। ये जंगल सबसे अलग है और मैं तुम्हें कह रहा हूँ, घुप अंधेरा हो जाएगा, घुप आग नहीं जलेगी, कुछ काम नहीं करेगा। उससे पहले तुम्हें इस हिस्से से बाहर निकलना होगा। मेरा यकीन करते हो तो मेरे साथ चलो, यकीन नहीं करते तो यहाँ रुको। सुबह के वक्त तुम्हारी लाशें मैं उठाकर ले जाऊंगा। मेरे साथी थोड़ा सा डरने लगे और रमन ने कहा, ये यहाँ का रहने वाला है, इसे हमसे ज़्यादा पता है। हो सकता है यहाँ पर ऐसे जानवर रहते हों जो हमें नुकसान पहुँचाएं। चुपचाप इसकी बात मानो, इसके पीछे पीछे चलो। हम तीनों उस कबीले वाले आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। वो हमें अपने गांव में लेकर गया। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। घरों के आकार काफ़ी अजीब थे। पत्थर, लकड़ी, मांस से बने हुए वो बड़े बड़े घर। दुर्गंध बहुत ज़्यादा आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई मुर्दा जानवर यहीं पर रखे गए हों। वहाँ लोग हमें देखते ही थोड़े घबरा भी रहे थे, उत्सुक भी थे हमसे बात करने के लिए। लेकिन रात का वक्त था। वो गांव को चारों तरफ से घेरा गया था। जैसे चार दीवारी लकड़ी के बड़े बड़े फट्टों से बनाई गई हो, सुरक्षा के लिए। कंटीली झाड़ियां हर तरफ लगाई गई थी। आगे वाले दरवाजे को खोलने के लिए उसने अंदर की तरफ इशारा किया। उन लोगों ने वो आगे वाला दरवाज़ा खोला, तब हम चारों अंदर जा सके। अंदर पहुंचने के बाद उसने कहा, हम सुरक्षित हैं। तुम नहीं जानते बाहर कितना खतरा है। आज की रात यहाँ पर गुजारो, उसके बाद बात करेंगे। वो छोटी सी गुफा, वो छोटा घर तुम्हें नज़र आ रहा है,
वहां तुम रह सकते हो और यहां कोई खतरा नहीं होगा। मैं अपने साथियों से बात करता हूं। वो पूरी की पूरी भीड़ थी जो चारों तरफ से हमें घेर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हों और उस आदमी पर हर तरफ से नजर रखी जा रही थी। हर कोई उससे बात करना चाहता था। मध्यम आवाज में वो एक दूसरे से बात कर रहे। वो आदमी शायद मेरे बारे में बता रहा होगा। वो रात उस सड़ी हुई गुफा में बिताई। ऐसी बदबू जो सही ना जा सके। अगली सुबह हमें उस कबीले का खास आदमी मिलने के लिए आया। वो आदमी उस कबीले का मुखिया होगा। लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा। उसका कद होगा 7 से 7.5 फुट। उसका वजन 150 किलो से ज्यादा था। बेहद ताकतवर लग रहा और हमें एक पेड़ के नीचे बिठाया उन्होंने और उसके बाद वो सवाल पूछने लगा बड़ी सख्ती से। उसने सबसे पहले हमें आकर यही कहा था, अब से अपनी जबान को बंद कर लो। तुम्हारे मुंह से कोई भी शब्द फालतू निकलना नहीं चाहिए। जितना मैं पूछूंगा उतना तुम बताओगे। अगर एक भी शब्द ज्यादा निकला तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम हमारे टापू पर हो, यहां पर हमारे कानून चलते हैं। गलती तुम करोगे तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी और यहां पर सजा बहुत भयानक होती है। मौत की सजा भी मिल सकती है, ध्यान रखना। उसकी ये बात हम तीनों को डराने के लिए काफी थी। हम तीनों चुप हो गए और फिर उसने मुझसे सवाल पूछने शुरू किए। तुम इनके लीडर लगते हो। मैंने हां में जवाब दिया। फिर उसने सवाल पूछा, यहां पर क्यों आए हो, सच बताना। मैंने थोड़ी घुमाकर सच्चाई बताई कि मैं सरकारी रूप से इस जगह पर आया हूं और यहां एक छोटी सी खोज करनी है। हमारे हाथ एक नक्शा लगा है। उस नक्शे के अनुसार यहां पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में जानकारी मैं जुटाना चाहता हूं। तब वो शब्द उसने खुद बोले थे, मुर्दा वेताल। तुम मुर्दा वेताल का खजाना ढूंढने के लिए आए हो ना। याद रखना, यहां पर ये काम करने के लिए कई लोग आ चुके हैं। हम लोगों की जान बचाते बचाते थक चुके हैं, लेकिन हर कोई वही गलती करता है। यहां इस टापू में एक खास जगह है जो इतनी भयानक है कि हम भी वहां पर जाना पसंद नहीं करते। तुम अगर वहां पर जाओगे हो सकता है वापस ना आ पाओ। कई लोगों को सावधान किया है हमने, लेकिन लोग कोशिश करने के लिए आ जाते हैं। पता नहीं वो पुराने कागज कहां से ढूंढ निकालते हैं। मैंने उस आदमी को कहा, देखिए, मैं सरकारी तौर पर यह काम करने के लिए आया हूं, इसीलिए मैं मजबूर हूं। बिना काम किए गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा करते हैं, सौदा करते हैं। अगर आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको कीमत देने को तैयार हूं। उसकी आंखों में मैंने लालच देखी। यकीनन इस टापू में रहते हुए कुछ चीजों की कमी ये महसूस करते होंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसी चीजें इन्हें देकर गए जिससे इन्हें पता लगा कि बाहरी दुनिया में ऐसी काम की चीजें भी मिलती हैं। उसकी आंखें पहचान ली और मैंने अपने साथियों को इशारा किया, जरा बैग खोलना। इन्हें कुछ चॉकलेट वगैरह कुछ खाने की ऐसी चीजें देते हैं जो यहां पर मिलती हो ही नहीं सकती। वो बैग के अंदर से खाने की चीजें निकालकर उनके सामने रखी। वो कबीले के लोगों ने उन खाने को खाया, फिर कहने लगे, ये तो बड़ा अच्छा है। ये कैसे चमड़े के कपड़े हैं? हमने उन्हें बताया, ये मगरमच्छ की चमड़ी से बनी जैकेट है। ये जूते भी चमड़े से बने हैं। वो हैरान थे, उनके पास ऐसी चीजें नहीं थी और उन्होंने ये कीमत लेने को हामी भरी कबूल किया ऐसे, और फिर मदद के लिए शर्त भी रखी कि तुम्हारी मदद करने के लिए हमारा एक आदमी जाएगा। वो जो कहेगा तुम्हें वैसा करना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज वहां पर जा चुके हैं। वो मुर्दा वेताल के खजाने से हमें बहुत कुछ मिलता रहता था, लेकिन अब वहां पर खौफनाक घटनाएं होना शुरू हो गई तो कोई वहां जाना पसंद नहीं करता था। हम भी वहां नहीं जाते थे, लेकिन अगर तुम ऐसी चीजें हमें और ज्यादा दोगे तो हम तुम्हें वहां तक पहुंचा सकते हैं। सोना हमारे किसी काम का नहीं है, वो तुम ले जा सकते हो। बदले में ढेर सारी ऐसी चीजें देनी होंगी और ऐसी कुछ और चीजें भी जो मैं तुम्हें बताऊंगा। वो हमारे काफी काम आती हैं, लेकिन वो टूट चुकी हैं। पहले आए हुए कई लोगों ने वो चीजें दी। वो यहां से ऐसी लकड़ी लेकर जाते थे
बदले में कुछ चीजें देते थे, लेकिन उन लोगों पर ही हमने भरोसा किया। कई लोग यहां से हमारी चीजें लूटने के लिए आते थे, हम उनका शिकार करते थे। तुम भी ऐसा कोई काम मत करना कि हमें तुम्हारा शिकार करना पड़े। उसकी यह बात जब मैंने मानी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और हमारे साथ जाने के लिए जो आदमी तैयार हुआ था, ये वही था, इस कबीले का मुखिया, जिसने कहा मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूं। मैं तुम्हें जिंदा वापस लेकर आऊंगा और बदले में तुम्हें ये चीजें देनी होंगी। हम रात के वक्त का इंतजार करने वाले थे और उसने कहा था रात यहां पर गुजारनी है। आगे वाले हिस्से में हम रात को नहीं निकल सकते। यहां पर ऐसे जीव निकलते हैं जिन्हें मारा नहीं जा सकता, चाहे जितने वार करो वो मरते नहीं। हम उस कबीले के आगे वाले घर में रुके थे। घर में रुकने की इजाजत मिली हमें, और रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें, जानवरों के कराहने की आवाजें, ऐसी ऐसी आवाजें हमें सुनाई दे रही थी। हम तीनों देखना चाहते थे, लेकिन उसने कहा था कि खिड़कियां खोलने के बाद हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। यहां पर लाशें बिछती हैं। ये जानवरों का विवरण हम तुम्हें नहीं दे सकते। तुम्हें अपनी आंखों से देखने होंगे जब तुम वो रास्ता पार कर जाओगे। वो रात उस घर में निकालने के बाद जब सूरज की पहली किरण उस घर पर पड़ी, उसने हमें उठाया और कहा जल्दी से चलने को तैयार हो जाओ, शुरुआती सफर काफी मुश्किल भरा हो सकता है। जैसे ही हम वहां से निकलने वाले थे, आगे वाले उस जंगली हिस्से में हमें जानवरों की लाशें मिली। इतने ज्यादा जानवर वहां पर मरे पड़े थे कि हम हैरान हो गए। छोटा सा तो टापू है, यहां टापू में जितने जानवर होंगे यहां वो सारे के सारे मौजूद हैं। एक बार में किसी ने मार दिए। यह सवाल उस आदमी से मैंने पूछा तो उसने जवाब दिया, हर रात ये जानवर जिंदा हो जाते हैं और इनका शिकार किया जाता है। ये जानवर दिन के वक्त फिर से मर जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी अगर हम उठाएंगे तो हमारे ऊपर वो शाप लगेगा, और फिर भले ही हम जंगल में हों या अपने घर के अंदर, वो हमारा शिकार करते हैं। मैंने सवाल पूछा, कौन? उसने कहा, वही शिकारी। मैंने कहा, कौन शिकारी? उसके पास वो शब्द नहीं थे ये बताने के लिए कि वो क्या है, लेकिन वो दिखा सकता था। एक दिन उसने कहा हमें लग जाएगा जंगल के इस हिस्से से आगे निकलने में। मैंने उसको कहा ये 60 किलोमीटर का लंबा चौड़ा टापू ही तो है, एक पूरा दिन तो नहीं लग सकता एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। उसने कहा लग सकता है, यहां तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग हो रहा है। जंगल के वो काले वाले हिस्से में जब हम पहुंचे थे, वहां बड़ी बड़ी झाड़ियां, बड़े बड़े पेड़ और एक ही रास्ता था, पेड़ों की जड़ों के बीच से निकलना। जैसे सुरंग बनी हुई थी, और ये सुरंग पेड़ों ने बनाकर रखी हो। जानवरों की आंखें लटकी हुई थी, कई जानवरों के सर लटके हुए थे। भयानक दृश्य था, जैसे कोई शिकारी हर जानवर का शिकार करता है। लेकिन क्या वो सच हो सकता है कि रात के वक्त ये सारे जानवर जिंदा हो जाते हैं? वहां घूमते घूमते समय काफी ज्यादा बीत रहा था। दोपहर तक भी हम उस जगह पहुंच नहीं पाए, और उस आदमी ने कहा था समय ज्यादा लगने वाला है। वो घने पेड़ों के कभी ऊपर से निकलना पड़ता, कभी जमीन के अंदर वाली उन गुफाओं से गुजरना पड़ता। ऐसा लगने लगा था हम भूल भुलैया में हैं, घूम फिर कर वही आ रहे हैं। लेकिन उस आदमी ने वो रास्ता अंततः दिखाया जो काले जंगल से बाहर निकलने का था। आगे वाला इलाका मैदानी इलाका था, बिल्कुल साफ, पेड़ों की कटाई की गई हो, मैदान बनाए गए हों। जब हम वहां पर पहुंचे तब बाहर निकलते ही उसने कहा था अब पीछे मुड़कर देखो, पीछे मुड़कर देखो वो क्या चीज है जो शिकार करती है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा था, वो काली काली सी परछाइयां, ऐसा लग रहा था जैसे धुएं के बने इंसान हो, उड़ते उड़ते बिल्कुल उस काले जंगल की हद तक एक दीवार बनाकर एक से एक जुड़े हुए। बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। और उस आदमी ने कहा ये शिकार करते हैं, ये बार बार जानवरों को मारते हैं, रात को जिंदा करते हैं, भगाते हैं, पकड़ते हैं, मारते हैं। इस जंगल का यही नियम है। दिन के वक्त इंसानों के सिवा
इस जंगल में किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है। ये टापू ऐसा ही है। तुम्हें एक भी चिड़िया की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जंगल में किसी जानवर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ये आवाज़ सिर्फ रात को सुनाई देगी और रात को शिकार होता है, इनके साथ इंसानों का भी, जो इस जंगल के हिस्से में आते हैं। मेरे साथी वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर गए थे। मुझे वहाँ से जल्दी से निकलने को कह रहे। मैंने भी उस आदमी को कहा, जल्दी चलो, ये बिल्कुल सामने तो खड़े हैं। उसने कहा, जब तक तुम जंगल में नहीं हो ये तुम्हें नुकसान नहीं करेंगे। जब तक हम वापस आएंगे किसी और तरीके से यहाँ से निकलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। डरो मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस इनसे ध्यान से दूर रहना। मेरे साथ वो आदमी बातें कर रहा, जबकि मेरे साथी डरे हुए। पहली बार ऐसा अनुभव हुआ था, बिल्कुल अजीब सा। इस टापू में कोई मुश्किल की घड़ी आ गई तो ये आदमी ही हमारी मदद कर सकता है, इसीलिए सिर्फ उस पर ही भरोसा किया जा सकता था। वो मैदानी इलाका, सोचा नहीं था इतना ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। बिल्कुल सपाट था, सीधा चलने में परेशानी तो नहीं हो रही, लेकिन टापू के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में समय लग रहा और धीरे धीरे शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। शाम के वक्त हम उस जगह से काफ़ी करीब थे, यही उस आदमी ने कहा। लेकिन मुश्किल यह है कि ये रात इस जगह पर गुजारनी होगी और मैदानी इलाके में शिकारी बाहर निकलते हैं। ये वो शिकारी नहीं है, यहाँ पर अलग अलग तरह के कई शिकारी हैं। हमें ज़मीन के साथ लेटकर सोना है। ज़मीन पर लिपट जाओ, बिल्कुल सपाट, जैसे कोई चीज़ पड़ी हो। बस उठना मत, चाहे जो हो जाए उठना मत। 1 फुट से नीचे वो वार नहीं करते। अगर तुम 1 फुट से नीचे रहोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। 1 फुट के ऊपर वो हमला कर सकते हैं तो ना चला जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है, रेंगा जा सकता है, लेकिन हम सोकर वो रात यहाँ पर गुजार सकते हैं। हमने खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मुश्किल की घड़ी में हमें लेटना पड़ा। जैसे ही वहाँ पर अंधेरा हुआ, तारों की रोशनी, चांद की रोशनी बिल्कुल साफ, डरावना एहसास नहीं हो रहा था तब तक जब तक उड़ने वाले चमगादड़ वहाँ पर नजर नहीं आए। पहले तो लग रहा था साधारण आकार के वो चमगादड़ हैं, लेकिन जब उड़ते उड़ते नज़दीक आ रहे तब हमें पता लगा इंसानों के आकार जितने वो चमगादड़ थे। बड़े बड़े चमगादड़ जिनका सर इंसानों जैसा था, हमारे करीब से उड़कर जाते। और उस आदमी ने कहा, सो जाओ, कोई भी करवट मत लेना, 1 फुट से ऊपर अपने शरीर को पहुंचने मत देना, ज़मीन पर लेटे रहना, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो झपट्टा मारने के लिए हमारे करीब आते तो एक बार शरीर ठिठुर सा जाता, ऐसा लगता जैसे अभी पकड़ लेंगे और उठा कर ले जाएंगे। 10 से 15 वैसे ही शिकारी चमगादड़ थे, इंसानी सर वाले। अब मुझे पिशाचों पर यकीन हुआ। कभी मैं पिशाचों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज अनुभव कर पाया कि ये क्या चीज़ है। और उस आदमी के कहे शब्द हमारे कान में बार बार गूंज रहे थे, उठना मत, रेंग सकते हो लेकिन लेटे रहना। पूरी रात लेटे लेटे गुजारी हमने, और सुबह सूरज की किरणें जब उन पर पड़ी, वो पिशाच हैं ये साबित हो गया। उनके परों को आग लगने लगी और वो उड़ते उड़ते दोबारा जंगल के घने इलाके में चले गए। छिप गए होंगे कहीं ना कहीं। यकीनन रात को बाहर निकलेंगे शिकार करने के लिए, दिन के वक्त इसी जगह पर रहेंगे। हम उठकर आगे बढ़ने लगे थे। अब वो जगह नज़दीक थी जिसे कहा जाता है मुर्दा वेताल का खजाना। वो आदमी हमें आगे लेकर गया तो आगे जंगल का हिस्सा ज़रूर था, लेकिन एक बड़ी ऊंची पहाड़ी बिल्कुल उसके बीच में नजर आ रही। इस टापू पर हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। ऐसी पहाड़ी जो काफ़ी ऊंची हो, और दूर से उस पहाड़ी के ऊपर हमें एक किला नजर आया। उस आदमी ने उंगली से इशारा करके कहा, वो किला, और उसके अंदर हमें मिलेगा मुर्दा वेताल। लेकिन कुछ नियम हैं जिनको मानना पड़ेगा। मुर्दा वेताल सच में कोई मरा हुआ वेताल नहीं है। वो जिंदा है, एक ऐसा जीव जो मांग करता है और तोहफे देता है। वो तुमसे किसी चीज़ की मांग करेगा,
बदले में तुम्हें तोहफे देगा। वो किसी भी ऐसी चीज की मांग नहीं करता जिससे तुम्हें नुकसान हो। छोटी मोटी चीज की मांग करता है, छोटे मोटे काम की मांग करता है। अगर तुम उसका काम करोगे तो बदले में वो तुम्हें अपना खजाना देगा। एक एक काम के बदले बड़ा बड़ा खजाने का हिस्सा। और जब तक तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम्हारा मन नहीं भरता, तब तक वो तुम्हें वो खजाना देता रहता है। हमने अपने पूर्वजों से सुना है, उसके पास इतना सोना है, इतना सोना है कि पूरी धरती को सोने की परत के अंदर छिपाया जा सकता है। उसकी ये बात सुनकर आंखें खुली की खुली रह गई थी, लेकिन फिर भी उस किले में जाकर देखना था। मुर्दा वेताल आखिर है क्या, क्या चीज है? हमने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया और अब वो आदमी बहुत मजाक कर रहा, बड़ा शांत सा हो गया था। कह रहा था अब हमें कोई खतरा नहीं है। जो खतरा था वो घने जंगल और मैदान के इलाके में था। यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर कोई खतरा नहीं है। वेताल की शक्ति यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं देती। वहां कई सुंदर सुंदर पेड़ नजर आए, पंछी नजर आए, बहुत से जीव नजर आए जो बड़े प्यारे प्यारे से घूमते हुए दिखे। एक तेंदुआ पेड़ पर बैठा हुआ नजर आया जो हमें देखकर जरा भी नहीं हिला, लेकिन उसे देखकर हम डर गए थे। और उस आदमी ने कहा, इस पहाड़ी के ऊपर कोई किसी का शिकार नहीं कर सकता, चाहे जानवर हो या पंछी हो। उनका पेट भरा रहता है, हमेशा भरा रहता है, खाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब हम भी इस पहाड़ी के ऊपर हैं, हमें भी ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। जो मांगेंगे वो मिलेगा। जैसे ही हम चलते चलते वो किले के आगे वाले दरवाजे तक पहुंचे, वहां दरवाजे पर झरना बना हुआ, नीचे की तरफ पानी बह रहा। ऊपर जाने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और उस आदमी ने कहा, हमें झरने के पानी पर पैर रखना होगा। ये सिर्फ झरना नहीं है, ये सीढ़ियां हैं। झरने के पानी पर पैर रखते वो ऊपर की तरफ खींचता हुआ जा रहा। पानी नीचे की तरफ बह रहा था, लेकिन वो खड़ा था उस पानी पर, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा। मैं अपने साथियों के साथ जब उस झरने के पानी पर पैर रख चुका, मैं भी ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो गया। ये कैसा जादू है? सच है या भ्रम है? क्या चीज है ये? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसा जैसा वो आदमी करता वैसा वैसा हम भी करते। किले के दरवाजे को पार करते ही हम अंदर पहुंच गए। वो झरने का पानी कहां से आ रहा था कुछ समझ में नहीं आया। वहां 10 बड़े बड़े पत्थर लगे थे दरवाजे के बिल्कुल आगे, उनसे पानी निकल रहा था, लेकिन पीछे तो पानी का कोई स्रोत था ही नहीं। हम किले के अंदर थे, पूरी तरह से साफ किला। धातु की कई चीजें दीवारों पर चिपकाई गई थी। खूबसूरत इतना ज्यादा था वो किला। वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही और बादल जैसे बेहद करीब। वो दृश्य देखने लायक था। उस आदमी ने तब कहा था, अब हमें घुटनों के बल चलना होगा। मुर्दा वेताल इज्जत मांगता है और हमें इज्जत देनी होगी। यहां उसे इज्जत देने के लिए खास नियम है कि घुटनों के बल रहना पड़ेगा। हम अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते ताकि उसे ये ना लगे कि हम उसे बेइज्जत कर रहे हैं। हमने भी घुटनों पर वजन डाला, आगे की तरफ बढ़ने लगे। मेरे साथियों के घुटनों में दर्द होने लगा था, लेकिन मैं उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रहा। मुझे तो वो खजाना नजर आ रहा और तरकीब भी समझ में आ गई। थोड़ा सा खजाना यहाँ से निकाल कर हम ले जाएंगे, कहेंगे देखिए हमने खजाना ढूंढ लिया। ईमानदारी के साथ वो जगह ढूंढने के लिए उसने कहा था, वो ढूंढ ली। लेकिन ये थोड़े ना बताया था अगर खजाना अनंत मिल जाए तो हम अनंत खजाना देते रहेंगे। ये तो नियम में नहीं है। एक बार में हम इस जगह को ढूंढेंगे, जो मिलेगा लेकर जाएंगे नियम के मुताबिक। दूसरी बार अपने लिए आएंगे, ढेर सारा सोना लेकर जाएंगे। ये काम हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। मैंने और मेरे साथियों ने ये सोचा था। मन ही मन हम मुस्कुराए भी थे। उस किले के अंदर जब हम पहुंचे, सामने एक बड़ा सफेद पत्थर था। उस सफेद पत्थर में कई छेद थे। वो आदमी कहने लगा, यही है मुर्दा वेताल। ये पत्थर के अंदर मुर्दा वेताल है, या कहें ये पत्थर ही मुर्दा वेताल है।
जब तुम वो काम करोगे जिसके बाद ये जिंदा होगा, ये बात कर पाएगा, और इसे जिंदा करने के लिए तुम्हें इन छेदों में हाथ डालने होंगे। छेद में हाथ डालोगे, उसके बाद ये जिंदा हो जाएगा। फिर हाथ निकालना, फिर इससे बात करना। जो मांगोगे वो देगा, और जो वो मांगेगा वो तुम्हें देना होगा। क्या ये करने को तैयार हो? पहले तो हाथ डालो, ये आसान वाला काम कर लो। मेरे साथी जल्दी उस पत्थर के पास गए। साधारण सा पत्थर था। जल्दी उस छेद में उन दोनों ने हाथ डाले। मैं भी उस पत्थर के करीब गया तो मुझे महसूस हुआ वो जो पत्थर था ना, वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। बीच बीच में सिकुड़ भी रहा, बीच बीच में जैसे हिल रहा। जीव लग रहा था वो, कोई जीव, बड़ा सा हिस्सा। मैंने उन छेदों में हाथ नहीं डाले और उस आदमी को कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने अपने साथियों को कहा, तुम भी हाथ निकालो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, पहले हमें जानकारी चाहिए। वो आदमी गुस्सा हुआ और कहने लगा, जल्दी हाथ डालो, जल्दी डालो, जल्दी डालो। इतने में मेरे साथी कहने लगे, हमारे हाथ नहीं निकल रहे, हमारे हाथ बाहर नहीं निकल रहे। मैंने अपने साथियों के हाथ खींचकर निकालने की कोशिश की, वो निकल नहीं रहे थे। मैंने उस आदमी को कहा, ये क्या, इनके तो हाथ फंस गए। उसने कहा, वो तुम इकट्ठे आए हो ना, तो इकट्ठे हाथ डालने होंगे। जब तुम हाथ डालोगे तो सबके हाथ निकल जाएंगे। मैं उसकी बातों पर कैसे यकीन करता। मुझे कुछ गड़बड़ का आभास होने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे इस किले के अंदर थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ रही है। मुझे दुर्गंध आ रही थी। ये दुर्गंध किसी और चीज की नहीं, लोगों के पसीने की दुर्गंध थी, बहुत ज्यादा। जैसे यहां पर बहुत ज्यादा लोग हों या बहुत ज्यादा लोग छिपे हुए हों। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं, मैं इन छेदों में हाथ नहीं डालने वाला। वो आदमी गुस्सा होने लगा था, हाथ डालो वरना ये दोनों मारे जाएंगे। मैंने तुम्हें बताया नहीं, हाथ जल्दी डालने पड़ते हैं। मैंने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं इन छेदों में हाथ नहीं डालने वाला, मेरे हाथ भी ऐसे ही फंस जाएंगे। मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन मैं हाथ नहीं डालने वाला। मेरे साथियों के हाथ निकालो। वो मना करता रहा। तब मुझे गड़बड़ का आभास हो चुका था। मेरे साथी जो जलने लगे, हाथ फंसे हुए थे, हाथ को आग लगी, शरीर को आग लगी, धू धू करके जलने लगे थे। वो शरीर राख बनने लगा, उनकी चीखें गूंज रही थी इस किले में। और मैं उस आदमी को कह रहा, इन्हें बाहर निकालो, क्या किया इनके साथ। पहले तो वो बड़ा शांत था, फिर वो हंसने लगा। हंसता हंसता कहने लगा, तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते, तुम शंका बहुत ज्यादा करते हो। चुपचाप बात मान लेनी चाहिए थी। जब तुमने यहां कदम रखा था तभी मुझे लगा था तुम शांति से बात मान लोगे, लेकिन तुम नहीं मान रहे। मरना तो तुम्हें तब भी होगा। मेरे इस टापू पर, मेरे इस घर में, मेरे सिवा किसी और का नियम नहीं चलता। बुलाता हूं मैं सबको जो मेरे लिए यहां कुर्बान हो जाएं, और चले आते हैं लोग। वो कागज 100 साल पुराना नहीं, 500 साल पुराना है, जिसकी प्रतियां बहुत कम हैं। और यहां से कई मेरे जैसे लोग निकल कर जाते हैं, जो सबको देते हैं वो प्रतियां बहुत कम, और लोग उस पर यकीन करके यहाँ आते हैं यहीं पर, यहाँ उनका शिकार होता है। और देखो अपने साथियों का मांस। मेरे 2 साथी धुएं जैसे हो गए थे, वैसे ही काले शैतान जैसे उस काले जंगल में नजर आए थे। मेरे आसपास उड़ते उड़ते जा रहे, और एक हवा का झोंका उन्हें खींच कर दूर ले गया। फिर उस आदमी ने कहा, ये भी उस जंगल का हिस्सा बन गए जैसे सब बने। वो सब शिकारी नहीं, शिकार थे, लेकिन तुम शिकार नहीं बने। तुम यहां ऐसी मौत नहीं मरोगे, तुम शायद वैसी ही मौत मरोगे जो किसी और समझदार प्राणी की होती है, जो शिकार नहीं बनता। मैं भागना शुरू हो गया। उस किले में मैं आगे आगे भाग रहा, वो मेरे पीछे पीछे था। वहां कई लोग थे, वो कबीले वाले,
लेकिन हर किसी का चेहरा सिर्फ उसके जैसा। ऐसा लग रहा था उसके हम शक्ल। सबके कद वैसे, सबका आकार वैसा, सबके चेहरे वैसे। दीवारों से निकल रहे, सीढ़ियों से निकल रहे, और मैं उस किले की सीढ़ियां चढ़कर शिखर तक पहुंच गया। वहां घेर लिया उस भीड़ ने, और वो भीड़ पानी की तरह थी। एक से एक जुड़ते तो फिर से एक बनते, पानी की तरह अलग होते, जुड़ते। वो साधारण इंसान नहीं थे। सवाल था मेरा, कौन हो तुम? उसने कहा, मुर्दा वेताल। मैं मुर्दा वेताल हूं कहानियों के अनुसार। नाम बहुत है मेरे, तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन लालच तुम्हें भी यहां ले आई खजाना ढूंढने के लिए, मुर्दा वेताल का। और वो खजाना ढूंढने की कागज की प्रति भी तो मैंने ही फैलाई है, ताकि मैं शिकार कर सकूं। लोग आते हैं, शिकार बनते हैं, तुम भी नहीं बचोगे। मैंने उस किले के ऊपर से ही छलांग लगा दी पानी में। मुझे तैरना आता था। पानी के बीच से तैरता तैरता मैं आगे से निकला था, पीछे देखने के लिए, कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं। मुड़कर देखा मैंने, वो बड़ा किला मौजूद नहीं था। टापू पर घना जंगल नहीं, पत्थर ही पत्थर थे, बंजर टापू। पहले तो ये घने जंगल से घिरा था, ये पत्थर कैसे बन गए? ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज उस टापू पर पैर रखने के बाद जो हमें नजर आई वो भ्रम थी। तैरते तैरते बहुत दूर तक गया, एक छोटे टापू पर जहां कोई नहीं रहता था। छोटा सा 1 किलोमीटर छोटा टापू। कई दिन गुजारे वहां पर मैंने। लकड़ियां काट कर नाव बनाई और वहां से निकलकर एक और टापू तक पहुंचा। वहां से एक नाव को गुजरते हुए 1.5 महीने बाद देखा, तब वहां से वापिस आ पाया। कहानी जिसे भी सुना रहा था वो यकीन नहीं कर रहा। उस कश्ती के ऊपर या दक्षिण भारत के उन गांवों में जहां मैंने पैर रखा, मेरी कहानी सिर्फ कहानी बनकर रह गई। कोई मेरी कहानी पर यकीन नहीं कर रहा था कि कोई ऐसा टापू भी है जहां पर मुर्दा वेताल का कोई खजाना है। मेरे 2 साथियों के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। वहीं पर रह गए, कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। मैं दोबारा उन्हें ढूंढने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। वो टापू साधारण टापू नहीं, एक पानी में भ्रम की दुनिया है जो आपको लोप कर देती है। ये बात मैं किसी और को बता नहीं सकता था। मुझसे पूछताछ की जाती और हो सकता है मुझ पर इल्जाम लगाए जाते, और हो सकता है मुझे पुलिस वाले उसी टापू पर लेकर जाते सच जानने के लिए। यही तो वो चाहता था कि मैं दोबारा वहां आऊं और शिकार को लेकर। जो वहां जाएगा वो शायद बच नहीं पाएगा। उस उद्योगपति को मैंने ये कहानी बताई थी, लेकिन उसने मुझे नाकाम कहकर बेइज्जत किया और कहा यह काम कोई और जरूर कर लेगा। जानता हूं मैं, कोशिश तो हर कोई करेगा, कामयाब कोई नहीं होगा, और गलती से कोई बच गया तो मेरी तरह अंजाम होगा। झूठा माना जाएगा, वो झूठा।